और ये किस कारण से होता है? ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण। सर ये कहां होता है? पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर। सर क्या इसको आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? जी बाबू बिल्कुल बता सकता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे इसको, थोड़ा सा इसको जानना चाहेंगे? बोलो आकाश, क्या हेल्प चाहिए बताओ। आपके घर में कुर्बानी है आज सानिया? चले तो पृथ्वी के अंदर की कैसे होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ है बाबू। अब इस अर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला क्षेत्र जो है एस्थेनोस्फीयर का है। किसका है ये वाला एरिया एस्थेनोस्फीयर का है, एस्थेनोस्फीयर, या इसी को हमने बोला था दुर्बलतम मंडल का। ठीक, और इस दुर्बलतम मंडल को मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर है बाबू? ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बताओ ये तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं ना। अब इसके बाद आगे आज हम जो चट्टान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझना। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर एक चीज देखा था कि यहां से जो ज्वालामुखी फटते हैं उसमें मैं आपको बताया था मैग्मा इधर से आकर के यूं जाता है यहां से, इसको अगर मैं हटा भी दूं कोई दिक्कत नहीं है जी, इसी में से मैग्मा होकर के जाता है बाहर। तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, ये दोनों अंतर को मैं बहुत बखूबी समझाने जा रहा हूं। ठीक, अब मेरे बच्चों एक बात गौर करना, जब यहां से ये मैग्मा निकल करके यहां पर जमा लावा के रूप में, यहां पर ये जम गया, ठीक ध्यान से देखना, यहां पर ये क्या हो गया? जम गया। इस साइड ये जम गया, इसमें से मैग्मा निकला, यहां पर जम गया। ये पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जम गया। कहां पर जमा? ये पृथ्वी के सरफेस के ऊपर ये जमा है ना, पृथ्वी के सरफेस के ये ऊपर जमा है। ये चट्टान कहां जमी है? पृथ्वी के सरफेस के ऊपर। अब मेरे बच्चों जो ये वाला है इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम हम लोग देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं बेसाल्टिक लावा, है ना। और अंदर जो होता है उसको क्या, अब यहाँ पर आप लोगों ने कई प्रकार की आकृतियां पढ़ा है कि यहाँ पर कई दरारें होती हैं और कुछ इस प्रकार की आकृतियां होती हैं, ऐसे कुछ और आकृतियां आप लोगों ने देखा, कुछ ऐसी आकृतियां होती है, अलग अलग तरीके की आपने आकृतियां यहाँ पर पढ़ा है ना। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोगों ने पढ़ा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जिसमें लेकोलिथ, लेपोलिथ, है ना, डाइक, बांस, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा है। ठीक, नहीं समझ आएगा तो हम अपना नंबर देंगे, व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ओके, अच्छा जी। तो आप लोगों ने ये देखा जो ऊपर जमा है वो बेसाल्टिक लावा हो गया। अब अंदर जो जमा है मेरे बच्चों ये वाला, इसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट। ठीक है, ये ग्रेनाइट होता है जो अंदर जमता है। अब ये बताओ, ऊपर तो भौतिक और रासायनिक कारक काम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन काम करेंगे? भौतिक और रासायनिक कारक काम करेंगे, भौतिक और रासायनिक। पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा हूँ, रासायनिक कारक काम करेंगे यहाँ पर। भाई जैसे वायु हो गया, जल हो गया, इसके कारण गोलीकरण भी कल आपने देखा था ना, गोलीकरण के कारण। तो इसके कारण इसका क्या होगा? अपर्दन होगा, ये चट्टान टूटेंगे, अपर्दन होगा। और अपर्दन के बाद कौन सा बनेगा यहाँ पर? फिर इसके अपर्दन के बाद बनेगी अवसादी। ध्यान से देखना बाबू, अवसादी, अवसादी में फिर ताप और दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ताप और दाब। और फिर ये कन्वर्ट होगी किसमें? रूपांतरित में। इतनी सी बात क्लियर है? तो ये किसके लिए? ये जो ऊपर जमी हुई पृथ्वी के ऊपर जो मैग्मा जमा है उसके लिए है ये वाला पोर्शन। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेरे बाबू, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है आकाश बाबू, इस कॉन्सेप्ट को समझने का अच्छे से प्रयास करना। ठीक है सभी लोग। सोनी, जो बैकलॉग हो गया उसको धीरे धीरे कंप्लीट करिए और आगे कंटिन्यू रहिए, है ना। मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी के ऊपर मैग्मा निकल कर यहाँ जमा हुआ है उसमें ये कारक काम करते हैं, इसमें पूरी साइकिल चलती है। तो ये आग्नेय होता है, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित बनता है। लेकिन जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें जमी हुई हैं ये वाली, है ना, ध्यान से देखना मेरे बाबू, यहाँ पर जो ये चट्टानें जमी हुई हैं, ये वाली जो चट्टानें जमी है पृथ्वी के अंदर, जो विभिन्न आकृतियों में आप देख पा रहे हैं, इसमें तो कोई अपर्दन तो होगा नहीं, क्योंकि अपर्दन तो पृथ्वी के ऊपर होता है। तो इसमें क्या होगा? और ये आग्नेय ये भी है ना, आग्नेय चट्टान तो ये भी है ना, है कि नहीं? बताओ, आग्नेय चट्टान तो ये भी है। अब देखो होता क्या है मेरे बाबू, यहां पर होगा क्या कि ये चट्टानों पर ताप और दाब बढ़ेगा, ताप और दाब, है ना। कैसे? ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो दाब बढ़ रहा है, और यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बता रखा हूं आपको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वही संवहनी धारा वाला रेडियो एक्टिव तत्व, है ना। रेडियो एक्टिव तत्व जो संवहनी धारा के रूप में आपने पढ़ा था, संवहनी धारा याद आ रहा है? संवहनी धारा बाबू, संवहनी धारा, होम्स का जो सिद्धांत था, होम्स, इसको तो आपको याद होगा, बोलो, होम्स का सिद्धांत सभी को ये याद है ना। बहुत सिंपल वे में इसको आप समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड का अच्छा सा प्रयोग करिए और निश्चित रूप से आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए, तो सामान्य धारा को आपने क्या देखा था कि जो ये स्टेनोस्फीयर है यहां से चलती है, ऐसे ऐसे चलती है और ऊपर तक जाती है, यहां तक बताया था ना, यहां तक जाती है और यहां से टकरा करके ठंडी होकर के फिर नीचे लौटती है। याद आ रहा है? सामान्य धारा बताओ, फिर नीचे से गर्म होकर ऊपर को जाती है, इस तरह का ये चक्र बनाती है, याद है ना। अब जो जब यहां से गर्म होकर जाएगी और यहीं पर कोई डाइक बन जाएगा, यहां पर कोई क्या मिल गया, यहीं पर मेरे बच्चों, यहां पर कोई डाइक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई डाइक यहां पर है, और जब ये संवहनी धारा जाएंगे एकदम गर्म,
गर्म, यही तो ताप है, यही तो ताप है ना बाबू। गर्म जाएंगे तो जो ये चट्टान इसको पिघला नहीं देंगी, बताओ, इसको तो पिघला देंगी ना, ये चट्टान को अंदर ही है, ये पिघला देंगी। और जैसे इसको पिघला देंगे मेरे बाबू, ध्यान रखना, इसको पिघला देंगी और ये चट्टान जो है जब यहाँ से संवानी धारा चलेगी, चलो चला के दिखाते हैं आपको, यहाँ से संवानी धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, कलर दूसरा लेना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा। अब ये चल रही, अब यहाँ से यहाँ पर क्या, ये डाइक है, ये डाइक चट्टान है, डाइक है ये, है ना। और जब ऐसे जाएगी तो ये इतना तप्त है, इतना गर्म है कि इसको क्या करेगी, पिघला देगी। इसको क्या करेगी बाबू, पिघला देगी। और जब इसको पिघला देगी तो ये सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आग्नेय है ये, आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई है, आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई, बताओ, आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट होगी ये, बताओ मेरे बाबू, आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई है। कैसे हैं डियर, बढ़िया हो निधि, अरे पढ़ लो। ये कॉन्सेप्ट 50,000 लाख रुपए जब दोगे ना, तो भी वहां पर चीजों को इतना क्लियरिफाई नहीं बताया जाएगा, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करोगे तुम लोग तब, समझे। अभी मैं इसको इतना इत्मीनान से बता रहा हूं, तो अभी आपको कैसी हो कैसी नहीं हो, ये है वो है ना, इसमें सब चल रहा है। ये बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। दो चीजें बताया मैंने, है ना, दो चीजें बताया। और साथ ही जो ऊपर आकर के मैग्मा जमता है वो पूरा साइकिल में चलता है, ये वाला बेसाल्टिक साइकिल, मतलब इसमें भौतिक ताप और रासायनिक कारणों से ये टूटेगा, टूट करके अवसादी बनेगा, अवसादी से ताप दाब पड़ेगा तो रूपांतरित में कन्वर्ट होगा, ये ऊपर वाला। लेकिन जो अंदर जो आकृतियां हमने पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो जो अंदर पृथ्वी के अंदर पढ़ा है ज्वालामुखी वाले पार्ट में, तो यहाँ पर ये आकृतियां क्या होंगी, जब यहाँ से इस प्रकार से ये सामान्य धाराएं चलेंगी यहाँ पर, तो ये जो भी इसके बीच में पड़ेगा उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ से सामान्य धारा ऐसे चल रही है, ऐसे चलिए ऐसे, तो ये बीच में पड़ेगी तो इसको क्या करेगी, पिघला देगी। और पिघलाएगी तो इसका कायांतरण हो गया कि नहीं हो गया, तो आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई है, आग्नेय से सीधे रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको दो चीजें याद रखना है कि पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानों में परिवर्तन आते हैं उसमें चट्टान चक्र पूरा कंप्लीट होता है। मेरी बात को गौर से समझना, या मैं लिख देता हूं यहां पर, पृथ्वी के ऊपर चलने वाली, पृथ्वी के ऊपर चलने वाले चट्टान चक्र पूरा कंप्लीट होता है, पूरा होता है। जैसे पहले आग्नेय, और ये आग्नेय कौन सी है, बेसाल्ट वाला जो ऊपर जमा है, फिर इससे ये कन्वर्ट किसमें होगा, अवसादी में, अवसादी से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कायांतरित में, कायांतरित में, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये कहां है, पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के अंदर चलने वाली चट्टान चक्र पूरा नहीं होता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता क्या है, आग्नेय से सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आग्नेय कौन सी है, ग्रेनाइट वाली है, ग्रेनाइट। इससे ये सीधे किसमें कन्वर्ट होती है, कायांतरित में, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, बताओ, दोनों पॉइंट समझ में आए, दोनों बात क्लियर है एकदम। पृथ्वी के ऊपर पूरा चक्र चलेगा, पृथ्वी के अंदर चक्र नहीं चलेगा, ओके। अच्छा अब आइए, हाँ, तो ये कायांतरित, तो मैं आपको बताया था गतिशील कायांतरण, कल मैं बताया था ऊष्मीय कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण, उच्च तापमान दबाव कारण बहुत बड़े क्षेत्रों का रूपांतरण होता है, संपर्क, गर्म लावा के संपर्क में आने से सेलों का रूपांतरण, संपर्क कायांतरण। हाँ, ये क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने पृथ्वी के अंदर वाला बताया, इस पृथ्वी के अंदर जो रूपांतरण हो रहा है, पृथ्वी के अंदर रूपांतरण को क्या कहते हैं, रूपांतरण को संपर्क कहते हैं, संपर्क कायांतरण कहते हैं, संपर्क कायांतरण। क्योंकि जो गर्म ताप है उसके संपर्क में आने से जो डाइक है या बांस है वो पिघल जाते हैं, संपर्क, है ना। उच्च तापमान एवं दबाव के कारण ये कैसे हो गया, और ये देखो, ये तीनों के तीनों पृथ्वी के ऊपर होते हैं, ये कहां होते हैं, पृथ्वी के ऊपर होते हैं, याद रहेगा, ये पृथ्वी के ऊपर होता है, ये पृथ्वी के अंदर होता है, क्लियर है, ये पृथ्वी के अंदर होता है और ये तीनों पृथ्वी के ऊपर होते हैं, क्योंकि देखो रासायनिक परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर, हाँ, और सेलों के टूटने से पिछले कारण सेलों का पुनर्गठन पृथ्वी के ऊपर, उच्च तापमान दबाव के कारण पृथ्वी के ऊपर, ठीक, ये हो गया क्लियर एकदम। चल, ये मैंने आपको बताया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है बाबू, तुम लोगों को वो जब पोल भेजा जाता है तो सही से उसका जवाब क्यों नहीं देते हो, हैं, बतियाओगे बस हो गया, दिख नहीं रहा अच्छे से, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं है, ब्लर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पहले जब ज्वालामुखी फटा तो ज्वालामुखी फटने के बाद कौन सी चट्टानें सामने आएंगी, आग्नेय चट्टानें, जो बेसाल्टिक लावा के रूप में शुरू में पृथ्वी पर मूल पदार्थ मैग्मा ही था, मैग्मा किस रूप में था, पिघली हुई अवस्था में था, ठीक, किस अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में मैग्मा था। धीरे धीरे वो ठंडा होगा, मैग्मा ठंडा हुआ, ठोस हुआ, भाई मैग्मा क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद सॉलिड होगा, और सॉलिड होने के कारण उसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। अब उसको कौन सा कहते हैं, उसे बेसाल्टिक लावा कहते हैं, या बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं, ठीक। ये सिंपल सी बात है, ये मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं, केवल इसको नोट्स बनाने के लिए आपके लिए लेके आया हूं। बाकी ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि जब पृथ्वी के ऊपर जमेगा वो बेसाल्टिक होगा, भाई गर्म रहता है, धीरे धीरे करके ठंडा होगा, ठंडा होते होते और ठंडा होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। आकाश सर मेरा बैकलॉग हो गया है, हम क्या करें, अरे भाई आगे इसको पढ़ते रहो, पीछे का बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट करो, और कौन सा शार्ट रास्ता है। मैं बाबू गलत नहीं यार, आप गलत क्यों सोचते हो, नहीं नहीं कोई गलत ना सोचो, मैं जो बोल रहा हूं, है ना, बहुत सिंपल सी बात, जो पीछे क्लास आपकी छूटे हैं उसको बैकलॉग को आप उसको देख के कंप्लीट करते रहो, आगे का कंटिन्यू करते रहो, हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता बाबू, है ना। चलो
देखो इसीलिए सबसे पहले बनने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है ना। इसके बाद ही अन्य चट्टानों का अवसादी और कायांतरित का निर्माण होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पहले किस फॉर्म में आएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर धीरे धीरे ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। पहले लिक्विड होगा, फिर बाद में इसके बाद सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। पहले ये किस फॉर्म में आएगा, लिक्विड फॉर्म में। यहां पर ये लिक्विड फॉर्म में है, तभी तो यहां से जा रहा है ना ये पहले ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक, ध्यान रखना। बोलो डियर, अरे अरे आत्मा सिंह यार। तो इसको कुछ समय लगेगा ठंडा होने में, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इसी चट्टान को हम क्या नाम देंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये एक चट्टान का रूप ले लेगी और इसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं बेसाल्टिक लावा। क्या कहते हैं इसको, बेसाल्टिक लावा। और ये पृथ्वी में सबसे पहले निकल के आया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक चट्टान कहेंगे, ठीक है। ये प्राथमिक चट्टान यहां पर बनी, इस साइड पर भी बनेगी, दोनों साइड पर जहां जहां मैग्मा है यहां पर भी बनेगी। अब जो ये प्राथमिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा, अब इसमें भौतिक और रासायनिक कारकों के कारण अपर्दन होगा, अपर्दन। और अपर्दन के बाद इससे जो चट्टान बनेगी वो अवसादी बनेगी, अवसादी या परतदार बनेगी, ठीक। तो पृथ्वी में सबसे पहले आने के कारण इसको क्या बोला गया, प्राथमिक चट्टान, या इसको बेसाल्टिक लावा के रूप में जानते हैं। भौतिक रासायनिक कारकों के कारण यह अवसादी, या इसी को हम द्वितीयक कहते हैं, द्वितीयक चट्टान, द्वितीयक चट्टान कहते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब और आगे फिर इसमें क्या होगा, तापमान और दाब जब इसमें बढ़ेगा तब ये इसका रूपांतरण हो जाएगा या कायांतरण हो जाएगा, ठीक। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान या बेसाल्टिक लावा के रूप में जानते हैं। क्लियर है, हाँ वन शॉट पिलाऊंगा आज नहीं, लेकिन बाद में लाऊंगा, धीरे धीरे लेके आऊंगा ना। अब देखिए यहां पर आगे देखिए, बैंडेड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंडेड सेल बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को वेंडिंग कहते हैं तथा वेंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेलें कहते हैं। अब आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि जब कोई भी सेल अगर वो अवसादी से किसमें कन्वर्ट हो रही है, अवसादी से कायांतरित बन रही है, अवसादी से किसमें, कायांतरित ना, अवसादी से कायांतरित बन रही है, तो ये कायांतरित सेल जो होगी इसमें क्या होगा कि जो खनिज, क्योंकि जो सेल होती है, सेल को क्या होता है, सेल की परिभाषा क्या होती है बताओ, सेल की परिभाषा बताओ बाबू, बताओ सेल की परिभाषा क्या होती है, चट्टान की परिभाषा क्या होता है, कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप बोलेंगे कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है ना। विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से किसका निर्माण होता है, चट्टानों या सेलों का निर्माण होता है ना। तो यहां पर क्या बताया गया कि कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, पहले पतली, फिर और मोटी, 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 है ना। पतली से क्या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। ये हल्के रंग दिखाई देते हैं, आप जानते हैं जब खनिज को बताया था तो उसमें कई सारे रंग थे, तो हल्के और गहरे रंग दिखाई पड़ते हैं, हल्के रंग दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक। किसके, कौन जमा है यहाँ पर, खनिज, किससे बना है, वही चट्टान है ये, है ना। ये खनिज यहाँ पर परत दर परत जम गए हैं, टूटने के बाद, आगने के टूटने के बाद ही जमे। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं, कायांतरित सेलों में, मतलब जब रूपांतरण में कन्वर्ट होगा तब इसे क्या बोलते हैं, बैंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर है, तो इसको क्या नाम देते हैं, बैंडिंग, बैंडिंग कहते हैं। और देखो बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली जो ये चट्टाने हैं तो इसे बैंडिंग सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बैंडेड सेल बोलते हैं। जो ये चट्टान जमा है इसे हम बैंडेड सेल कहते हैं। दैट्स ऑल, पूरा इसमें हो गया। सेल की परिभाषा आप जानते हैं कि खनिजों के मिश्रण से बना है। तो बैंडेड क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं वो मतलब जब आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है या आग्नेय चट्टान जब टूटती है तो टूटने के बाद वो किसमें बनेगी बताओ, आग्नेय चट्टान किसमें बनेगी, तो आग्नेय चट्टान अवसादी में बनती है ना। अवसादी चट्टान के बाद जब वो कायांतरित होती है तो कायांतरण के समय एक साथ तो पूरी पिघल नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा पिघलती है वो चट्टान, जब धीरे धीरे पिघल करके परत दर परत नीचे जमती जाएगी, क्योंकि खनिज है तो कलर भी होंगे उसमें, खनिज है तो कलर भी होंगे, और वो कई सारे कलर दिखाते हुए जब वो जो कलर दिखते हैं, जो खनिज जमे होते हैं उसको हम बैंडिंग कहते हैं। लेकिन वो पूरे क्रम को या पूरा जो वहां पर जमा हुआ है उस चट्टान को क्या कहते हैं, बैंडेड सेल के नाम से जानते हैं। ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है जी, हाँ क्लियर है एकदम। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाओ शैली चक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम पोल तो सही से कर दिया करो, तुम लोगों से तो ये भी अपेक्षा करना बेवकूफी है मुझे लगता है? आपस में ये बात में लगे हो तुम लोग, हैं? जब तुम लोगों को अगर पोल भेजा जाता है तो उसका पोल का सही से जवाब तो दिया करो, मुझे भी तो पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग
अपक्षय और अपरदन, वही भौतिक कारक के कारण यहाँ पर अपक्षय और अपरदन का कार्य आरंभ होता है। और उसके बाद क्या बनती है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। शैली चक्र, ये जो शैल चक्र है उसी को बताया गया। आग्नेय और अवसादी चट्टानें ताप तथा दाब के प्रभावाधीन रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। गौर से समझना इसको। अवसादी चट्टानें अधिक गहराई पर जाकर पिघलने के बाद फिर से आग्नेय चट्टान बन जाती है ना? अधिक गहराई पर जाकर रूपांतरित चट्टानें भी संगलन द्वारा आग्नेय चट्टानों में बदल जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अनुकूल परिस्थितियों में अपना वर्ग बदलती रहती हैं। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग के चट्टानों में बदलने की क्रिया को शैली चक्र अर्थात शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर के नई शैलें बनाती हैं। अब शैल चक्र को आप ये समझिए, सबसे पहले कौन सी चट्टान बनेगी? तो सबसे पहले बनेगी आपकी आग्नेय। सबसे पहले कौन बनी? आग्नेय बनी, है ना? आग्नेय चट्टान में जो पृथ्वी के ऊपर है उसमें अपक्षय और अपरदन होगा। और ये अपक्षय और अपरदन किसके कारण होता है बताओ? अपक्षय और अपरदन किसके कारण हुआ? तो इसका कारण है भौतिक और रासायनिक कारक। भौतिक और रासायनिक कारक ठीक, इसके कारण हुआ। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गई? अवसादी में। अवसादी जब नीचे चट्टान पहुंचती है तो इसमें ताप और दाब काम करता है। क्या? ताप दाब। फिर ये किसमें कन्वर्ट होती है? कायांतरित में कन्वर्ट होती है। किसमें? कायांतरित में। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, आग्नेय से ये सीधे किसमें बदलती है? कायांतरित में। किस कारण? ताप और दाब के कारण। और कायांतरित भी ताप और दाब के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आग्नेय में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा। और किस कारण से? ताप और दाब के कारण। दो कारण वही है। कई बार जो अवसादी चट्टान है ये कायांतरित में ना कन्वर्ट होकर जब ज्यादा नीचे पहुंच जाती है और इसमें ताप और दाब बढ़ता है, क्या बढ़ता है? ताप, इसमें ताप और दाब जब बढ़ता है तो ये कायांतरित में ना कन्वर्ट होकर सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? आग्नेय में। और यही जो चक्र चल रहा है, यही चक्र क्या कहलाता है? शैल चक्र कहलाता है। शैल चक्र कहलाता है। ठीक है, यही चक्र क्या कहलाता है मेरे बच्चों? शैल चक्र कहलाता है। ओके, क्लियर सभी को? चलिए, तो ये शैल चक्र का मामला हो गया। और आगे आपका शिली भवन। शिली भवन को समझिए क्या है? अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारण अपक्षयित। अब जैसे मान लो कोई चट्टान है, ये अपनी जगह पर टूट गई। जैसे ये चट्टान है और ये चट्टान अपनी जगह पर टूटी हुई है। अपनी जगह पर टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। ये ऊपर इतना टूट गया। अपक्षय को अगर आपसे कोई पूछे अपक्षय क्या है, तो अपक्षय बताइएगा चट्टानों का अपने ही स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारकों के कारण टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा ये? अपक्षय कहलाएगा। ओके, और अपरदन क्या कहलाता है? तो अपरदन के लिए जिम्मेवार कौन है? नदी और पवन। अब जैसे जो यहाँ पर टूटी हुई चट्टान है, अगर नदी का पानी यहाँ से फ्लो किया, नदी का पानी यहाँ से फ्लो अगर करता है नदी यहाँ से, तो ये चट्टानों को बहा कर ले जाएगी, और आगे जमा कर देगी फिर अवसाद के रूप में। किस रूप में? अवसाद के रूप में। या तो तेज हवा या आंधी आई, इसको उड़ा कर ले गई और ले जाकर के किसी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, इससे टकराई हवा और यहाँ पर इसको जमा कर दिया। तो ये वायु के द्वारा हो गया और ये जल के द्वारा हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, निक्षेपित करते हैं ये, और जहां पर ये जमा किया गया है, यहाँ पर जमा, यहाँ जमा, तो ये जमा जो भाग है इसको निक्षेपण, और जो ये प्रवाहित हुआ है ना इसे हम क्या बोलेंगे? अपरदन। और जहां पर जमा हुआ इसे निक्षेपण कहेंगे। निक्षेपण, ये भी निक्षेपण है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है? फिर से बताऊं? चलो फिर से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सघनता एवं दबाव के कारण ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाते हैं। हाँ, अभी छोटे छोटे कण यहाँ पर है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे कणों के रूप में नहीं दिखेंगे। जब इसमें दबाव पड़ेगा, इसमें सघनता बढ़ेगी, तो ये चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर किस रूप में? चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही प्रक्रिया शिली भवन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिली भवन कहलाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिली भवन कहलाएगी। ओके, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर फिर से। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने कहा 3 शब्द बोला, अपक्षय, अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखिएगा, अपक्षय, अपरदन, और तीसरा मैंने बताया निक्षेपण। समझे? अब ये तीनों का मतलब समझ लीजिए। अपक्षय का मतलब क्या होता है? चट्टान का अपनी जगह पर टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय। अपरदन क्या होता है? नदी या वायु के द्वारा टूटी हुई चट्टान को बहाकर या उड़ाकर ले जाना क्या कहलाएगा? अपरदन, है ना? और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद को जमा करना क्या कहलाएगा? निक्षेपण। ठीक,
या वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई चट्टान को जमा करना, ये निक्षेपण। ठीक है, ये तीनों क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखो यहां पर क्या है, पत्रण या रेखांकन। मूल सेलों का जब कायांतरण होता है, मूल सेल कौन सी? आग्नेय का, तो इन सेलों के कुछ कण या खनिज सतह या रेखा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, इसे ही पत्रण या रेखांकन कहते हैं। ये हो गया क्लियर? चलिए, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या है? आज हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार तरीके से आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग बोलो। पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है वो 8 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बनी होती है। लगभग 98% उसका भाग 8 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूं ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, लोहा है, बता रखा हूं ना। लोहा के बाद क्या बताया था आपको? सोडियम है। सोडियम के बाद क्या बताया था? हा? सोडियम के बाद कैल्शियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम ना। 8 तत्वों से मिलकर के लगभग 98% भूप्रपटी बनती है। भूप्रपटी बता रखा हूं ना, बोलो यस या नो? यस या नो जी। अब देखो यही है, पृथ्वी की बाहरी परत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें अनेक मूल्यवान तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक मूल्यवान तत्व पाए जाते हैं। ये आपके तत्व हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर पाए जाते हैं। ये तत्व प्राय अलग अलग मिलते हैं, सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं तत्वों के मिश्रण से क्या बनता है? तत्वों के मिलने से क्या बनता है? बताओ। जब दो तत्व मिल जाते हैं, दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं, तत्वों के मिलने से क्या बनता है? आप लोगों को सब कुछ बताया हूं मैं, बताओगे एक बार सारे बच्चे? तत्वों के मिलने से खनिज बनता है। वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, खनिज बनता है। और बाबू जो खनिज होता है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है ना। और 6 प्रकार के खनिजों के बारे में बताया, इन पदार्थों को खनिज के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर कर पाओगे? लिख पाओगे आप लोग? बोलो, लिख पाओगे? आराम से लिख लेंगे ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, खनिज बोलते हैं उनको भाई, जब कई तत्व मिलते हैं तो खनिज बन जाते हैं। और खनिजों में मैं आप सब लोगों को 6 प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज बताया हूं। कमेंट करके बताइएगा कि 6 प्रकार के कौन से इंपॉर्टेंट खनिज मैं बताया हूं। 6 प्रकार के खनिज आपको मैं बताया हूं, ठीक? कौन कौन से हैं? जैसे फेल्ड्स्पार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, आल्विन हो गया, एम्फीबोल हो गया। कितने मैंने लिख दिया? 1 2 3 4, 2 आप बता दीजिए। एक अभ्रक हो गया या माइका जिसको बोलते हैं। अब एक बचा है, एक तो बता दीजिए कम से कम। एक बचा है, एक बचा है, कौन सा? एम्फीबोल तो मैंने लिख दिया, ऑलिविन भी लिख दिया, माइका भी लिख दिया मैंने। एक कौन सा बचा है वो आप लोग बताइए। अभ्रक तो माइका लिख दिया ना मैंने। पैराक्सिन, बहुत बढ़िया सागर, पैराक्सिन नहीं लिखा था मैंने, पैराक्सिन नहीं लिखा था। ठीक, तो ये आपको क्लियर है ना कॉन्सेप्ट एकदम? बोलो एक बार, सारे बच्चे बताओ एक बार कि हाँ सर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहीं से आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक, अलग से तो कैसे होगा नहीं। तो बाहरी परत इसलिए महत्वपूर्ण होती है, बात क्लियर हो गया। चलिए, खनिज की परिभाषा दीजिए तथा खनिजों का मूल स्रोत बताइए। खनिज की परिभाषा बताइए पहले। खनिज क्या होता है? खनिज किसे कहेंगे? तो खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक एलिमेंट होता है, तत्व होता है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं खनिजों में। दूसरे शब्दों में कहें तो खनिज प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ऐसा तत्व है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं, कई सारे तत्व मिले होते हैं, तथा जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। ये लिखा देखो, खनिज का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलकर से होता है। लेकिन याद रहे, कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, पृथ्वी में सारे पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जो मैग्मा होता है खनिजों का मूल स्रोत होता है। जो मैग्मा निकलता है पृथ्वी से, जब ज्वालामुखी फटता है ना, जो ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी, तो इससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है, इसी में खनिज पाए जाते हैं। ठीक, तो खनिजों का मूल क्या हो गया? खनिजों का मूल क्या हो गया? मैग्मा होता है, मैग्मा। ठीक, और मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में पढ़ाते समय, और फिर रिकॉल करवा रहा हूं, जिस देश के पास, जब ज्वालामुखी पढ़ा रहा था तब याद करो, जिस देश के पास जितना अधिक पठार होता है, जितना अधिक पठार होता है, अधिक पठार होता है, पठार होता है, वह देश उतना अधिक खनिज संपन्न होता है, खनिज संपन्न होता है, या वो देश उतना धनी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे खनिज पाए जाते हैं इन पठारों में। और ये पठार कैसे बने हैं? जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है ना।
पठार कैसे बने? जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। तो इसका मतलब कि जहां पर पठार ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर खनिज भी ज्यादा पाए जाते होंगे। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, खनिजों के कोई 4 भौतिक गुण बताएं। खनिजों के कोई 4 भौतिक गुण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खनिजों के 4 भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहले क्रिस्टल रूप होता है, विदलन होता है, पारदर्शिता होता है, कठोरता होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। पहले पॉइंट में कहते हैं क्रिस्टल, खनिज का, अच्छा इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता, याद रखिएगा। ये खनिज पाए किस चट्टान में जाते हैं? खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं बताओ? खनिज पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। किसमें पाया जाता है मेरे बच्चों? आग्नेय चट्टान में। ठीक, याद रखना, किसमें मिलेगा? ये आग्नेय चट्टान में मिलेगा खनिज। याद रहेगा आपको, खनिज कहां मिलेगा? आग्नेय चट्टान में मिलेगा अक्सर, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटेगा तो उससे निकलने वाला जो मैग्मा है उसी में खनिज होता है। खनिज का बाह्य रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है। अणुओं का जो स्वरूप होता है वो घनाकार, अष्टभुजाकार या खंडभुजाकार हो सकता है। तो जो छोटे छोटे अणु होते हैं उसके आकृति की बात कर रहा है, कुछ इस तरह से मतलब अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे आंख से नहीं दिखाई पड़ेंगे और ये आपस में सब जुड़े होते हैं। विदलन, खनिजों में विदलन होना उसकी आंतरिक व्यवस्था का परिणाम होता है। खनिजों का जो विदलन मतलब टूटना, एक या कई दिशाओं में अथवा एक दूसरे से कोण बनाकर भी टूट सकते हैं। विदलन का मतलब होता है खनिजों का टूटना। अब आप सोचिए, जब भौतिक कारक किसी चट्टान पर काम करते हैं, जिसमें से आप नदी को ले रख सकते हैं, जिसमें आप वायु को रख सकते हैं, जिसके कारण वो चट्टानें टूटती हैं, टूट करके अवसादी चट्टानों में कन्वर्ट होती हैं, ठीक, परतदार चट्टानों में कन्वर्ट होती हैं। तो ये बेसाल्टिक लावा हो सकता है। क्या हो सकता है? बेसाल्टिक। पारदर्शिता, खनिज पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी होते हैं। इनकी कठोरता देख लीजिए, इनकी कठोरता देखिए। तो जो खनिज होता है, पहली बात तो आपको ये पता है कि खनिज कहां मिलता है जी? आग्नेय चट्टान में। और आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? मेनली 2 प्रकार से आप इसको पढ़ते हैं। कौन कौन से? बेसाल्टिक लावा और आप ग्रेनाइट पार्ट पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, बेसाल्टिक लावा और ग्रेनाइट पार्ट में आप क्या देखते हैं कि ग्रेनाइट आपको कहां मिलता है? ये आंतरिक आग्नेय होती है, आंतरिक आग्नेय। ये बात किसने बताया आप लोगों को बताओ? और बेसाल्टिक कहां होती है? बाह्य होती है। बेसाल्टिक कहां होती है? बाह्य आग्नेय होती है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक। तो खनिज सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन कुछ खनिज बड़े मुलायम भी होते हैं। ठीक है जी, क्लियर एकदम? जी बिल्कुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। अब क्या करना है आपको? खनिजों का वर्गीकरण करना है। देखिए, मोटे तौर पर, अब देखिए खनिज 2 प्रकार के मेनली होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। खनिजों को निम्न 2 भागों में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है? जिसमें धातु हो, जिसमें क्या हो? धातु हो। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो धातु नहीं होता, जैसे देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, ये क्या होते हैं? धातु नहीं होते। लेकिन वहीं पर लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब, चांदी हो गई, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सब क्या होती है? धातु होती है। इन खनिजों में धातु तत्वों की क्या होती है? प्रधानता होती है। इनको निम्न 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। अब देखिए, पहला आ गया बहुमूल्य धातु में। बहुमूल्य धातु में कौन से जो महंगी होती है? जैसे स्वर्ण हो गया, सोना, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है जी। और लौह धातु क्या होता है? लौह धातु जिसमें लोहे की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जैसे लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाले अन्य धातुएं। अलौह धातु क्या होती है? ये धातु तो होती है लेकिन लोहा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है बाबू। इनमें तांबा हो गया, सीसा हो गया, जिंक, टिन, एल्युमिनियम, ये धातु तो है लेकिन इसमें लोहा नहीं है। अधात्विक खनिज में देखिए, इनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते, इसलिए इसे अधात्विक कहते हैं। जैसे गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर बाबू, जो सल्फर होता है ना उसी गंधक कहते हैं, सल्फर, ठीक। फास्फेट और नाइट्रेट, अब देखिए सल्फर हो गया, फास्फेट हो गया, फास्फेट हो गया और आपका नाइट्रेट हो गया। इनका ज्यादातर प्रयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है बाबू? उर्वरक निर्माण में। उर्वरक निर्माण में, जो खेतों में उर्वरक डाली जाती है उसके निर्माण में इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। ओके जी, आगे। सेल क्या है? परिभाषा दीजिए। अब बताइएगा सेल किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा आपको बतानी है। सेल क्या होती है? तो सिंपल अगर परिभाषा आपको जानना है तो सेल क्या होती है, चट्टान किसे कहते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया कि चट्टान किसे कहते हैं। बताइएगा एक बार कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टान कहते हैं या सेल कहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिंपल परिभाषा बताया था, आराम से याद रखें। देखिए, भूपटल का जो निर्माण हुआ, हमारा जो भूप्रपटी है, भूपटल है, उसका निर्माण करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सेल या चट्टान कहते हैं। और ये कितने खनिज इसमें महत्वपूर्ण है? 6 खनिज महत्वपूर्ण है। ये 6 खनिज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 6 खनिज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? चट्टान का निर्माण करते हैं। और 6 खनिज में 6 खनिज के बारे में आपको बता रखा हूं। बोलो, बताया ना भाई? सारे लोग बताओ, मजा आ रहा है कैसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना होता है। सेलों का निर्माण एक या, देखो यहां पर, एक या अधिक खनिजों से मिलकर होता है, ठीक है। सेलें ग्रेनाइट की तरह कठोर भी हो सकती है, ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टान होती है जो आंतरिक होती है। और ची का मतलब जो क्ले मिट्टी या दोमट मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है ना। ग्रेबो काला तथा क्वार्ट्ज दुधिया श्वेत हो सकता है। सेलों के संगठन में खनिजों की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि कितने परसेंट है, वो अपने आपस में मिल जाते हैं। सेलों में समान रूप से फेल्सपार, देखो ये खनिज आया, क्वार्टजाइट खनिज पाए जाते हैं, दोनों खनिज हैं, ठीक। आर्थर होम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने संवानी तरंग सिद्धांत दिया था। क्या? संवानीय तरंग सिद्धांत, याद आ रहा है? बताया हूं होम्स के बारे में, जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत बता रहा था तब बताया हूं सिद्धांत, याद आया? सेलों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण होता है। भूप्रपटी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर क्या करते हैं? सेलों का निर्माण करते हैं, ठीक है जी। जी आगे बताइए, पेट्रोलॉजी। अब पेट्रोलॉजी का मतलब ही होता है कि चट्टानों का अध्ययन करना, है ना। चट्टानों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? या सेलों का अध्ययन करना, चट्टानों या सेलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चट्टानों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी का अध्ययन करने वाला जो साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, चट्टानों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना कैसी हुई, उनकी बनावट कैसी है, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, कहां से मिले, उनमें होने वाले परिवर्तन तथा अन्य सेलों के साथ उनके संबंध का ये बखूबी अध्ययन करता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेलें क्यों कहा जाता है? संक्षेप में बताइए, बताइए आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल क्यों कहा जाता है? आप लोग बताएंगे मुझे? कोई बताएगा? कोई भाई बंधु, है ना, कोई भी बताएगा? वो सब बहुत खराब इंसान है, कौन जी? उसके पल्ले मत पड़ना भाई, सुनो, हाँ मत बिलना। ये कार बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो? नहीं करना है, ठीक है,
लेने आएगा। अच्छा जी, पेट्रोलॉजी, हाँ ठीक है। अब देखिए आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली सेल कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाली सेल कौन सी, बताओ? तो आप कहेंगे यही है, आग्नेय सेल पृथ्वी पर सबसे प्राचीन सेल है। आरंभ में मूल पदार्थ जो मैग्मा था, जो पृथ्वी के अंदर था, जो बाहर निकल करके लावा के रूप में जमा हुआ है ना, इस मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से किसका निर्माण होता है? आग्नेय। और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बेसाल्टिक लावा कहते हैं, जो ऊपर जमता है। इस प्रकार पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। इसके पश्चात दूसरी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से प्राप्त अवसाद से हुआ है कि भाई जब इसी प्राथमिक चट्टान का अपरदन होगा तो अवसादी चट्टान बनेगा। ठीक है जी, आगे अवसादी सेलों का वर्गीकरण कीजिए। अवसादी सेल कैसे बनती है? मैंने आपको पहले भी बताया अवसादी सेल कैसे बनती है। भाई जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, मैंने आग्नेय उसमें चट्टान चक्र में बताया था, इसका अपरदन होता है। भौतिक और रासायनिक इसका क्या होता है? भौतिक और रासायनिक कारक जो होते हैं उनके कारण इसका क्या होता है? अपरदन। और आग्नेय का अपरदन होने के बाद क्या बनता है? इसको अवसादी भी बोलते हैं, इसको परतदार भी कहते हैं, परतदार, इसको सेडिमेंट्री इंग्लिश में कहते हैं, और इसको तलछट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तलछट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये चट्टानों के नाम है, ये बनता है। तो देखिए निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का निर्माण को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया गया। जैसे यांत्रिकी रूप से निर्मित अवसादी सेल, पहला पॉइंट, यांत्रिकी मतलब भौतिक रूप से, इसमें बालुकास, पिंडशिला, चूनापत्थर सेल, विमर्दा आदि सेलों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक निर्मित सेल रूप से, पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार के सेलों में गीजराइट, खड़िया, चूनापत्थर, कोयला आदि चट्टान बनती है, मतलब जीवाश्म वाले हैं। ये जीवाश्म चट्टान भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म चट्टान। इसी में पेट्रोलियम, कोयला ये सब पाया जाता है। ठीक है, आगे रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल, देखिए इसको, पॉइंट नंबर 3 है ना, भौतिक और रासायनिक तो आगे, बीच में कार्बनिक था। इसके अंतर्गत संघ, प्रस्तर, चूना पत्थर, लाइट तथा पोटास आदि सम्मिलित होते हैं। एक चीज आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर 3 चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, चूना पत्थर यहाँ पर, चूना पत्थर यहाँ पर, और चूना पत्थर यहाँ पर। मतलब चूना पत्थर के बनने की प्रकृति तीनों हो सकती है। चूना पत्थर जो होता है उसमें भौतिक, रासायनिक और कार्बनिक तीनों कारक कार्य करते हैं, कारक कार्य करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये सब आपको बड़ी बारीकियां मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है सिली भवन। सिली भवन लिथिफिकेशन क्या है? तो पृथ्वी की सतह की सेलें जो होती हैं, इसको ध्यान देना, सेलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांत्रिक सेलें अपक्षय की क्रियाओं द्वारा कमजोर होकर के विभिन्न आकार के अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। अपक्षय की क्रियाओं द्वारा कमजोर हुई सेलों के भाग अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा परिवर्तित होकर जमा किए जाते हैं। कालांतर में संगठित होकर सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कारण हो सकता है भौतिक और रासायनिक, दोनों हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। याद रखना ये चट्टान कौन सी है? ये आग्नेय है ना, ये आग्नेय चट्टान है। इसके जब ये अपनी जगह पर टूटेगा, फिर इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कोई नदी यहां से बह रही है, नहीं नदी बह रही है, वर्षा का जल आया, तेज हवा चली, तो ये जो टूटे हुए छोटे छोटे कण हैं ये उड़ करके दूर आते हैं, है ना। तो ये बीच में क्या हुआ? बीच में इसका परिवहन हो रहा है, ये परिवहन, और इस परिवहन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपरदन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको अपरदन कहते हैं। कौन करवा रहा है इसको? नदी करवा सकती है, वायु करवा सकती है, या अलग अलग कारक हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर कोई जो है पर्वतीय क्षेत्र है, अब जब इसको उड़ा करके लाया, अगर वायु है तो उड़ा के लाई, इससे टकरा करके, इस पर्वतीय क्षेत्र से टकरा करके यहीं पे कण को गिरा दिया, और जब गिरा देगा तो ये एक के ऊपर एक परत दर परत जमा होती जाएगी, और एक लंबे समय के बाद ये एक सॉलिड चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिली भवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिली भवन कहते हैं। जो यहां पर ये इकट्ठा हुआ, इस पॉइंट को हमें याद रखना होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं जी? जमा हो गया। ठीक है जी, अच्छा बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया। ये आइए, तो अक्षय की क्रिया कमजोर हो जाती है, सेल टूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब हो जाता है। इसका बहुत से अवसादी सेल ऐसे जो सेलों पर परिवर्तित होने के बाद भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अगला कायांतरण रूप। अब देखिए इसके लिए मैंने आपको चट्टान चक्र पढ़ाया था, याद आ रहा है? चट्टान चक्र। अब चट्टान चक्र के बारे में मैंने आपको एक बात बताया है, अगर याद हो आप लोगों को, कि जैसे प्राथमिक जो चट्टान है वो आग्नेय है, जिसका जन्म हुआ। ठीक है, अब प्राथमिक चट्टान आग्नेय है, अगर इसका एक साइकिल देखें तो यहां पर क्या होता है? भौतिक और रासायनिक क्रिया काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जब ये पूरा चक्र कंप्लीट करेगा तो ये बेसाल्टिक लावा में होता है, बेसाल्टिक आग्नेय कह सकते हैं आप इसको। ठीक, तो भौतिक होगा और रासायनिक कारक काम करेंगे, रासायनिक कारक। ठीक है जी, तो इसके बाद ये टूटेगा फूटेगा, आगे जमा होगा तो क्या बनेगी? फिर ये औषधि बनेगी। और औषधि के बाद क्या होता है? मैं क्या बताया हूं? फिर इसमें होता क्या है? ताप और दाब, दाब और ताप जब बढ़ेगा तो ये पिघल करके किस रूप में आएगी? कायांतरण में आएगी, कायांतरण या कायांत्रित में आएगी, रूपांतरित जो भी बोलते हैं। एक तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। फिर कायांतरण के बाद फिर इसमें भौतिक और रासायनिक, सॉरी, फिर इसमें क्या होगा? ताप दाब, फिर बढ़ेगा ताप और दाब, है ना। तो ये किसमें कन्वर्ट होगी? आग्नेय में। तो ये पूरा एक चक्र ये बन गया। सेकंड थिंग आप समझने का प्रयास करिएगा जो मैं बता रहा हूं, आग्नेय से भी ये डायरेक्ट कायांत्रित में परिवर्तित हो जाती है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? तो ये होता है आंतरिक आग्नेय में। ये कहां पर होता है? ये होता था बेसाल्टिक आग्नेय जो बाहर जमा है, और आंतरिक आग्नेय ये होता है। अब आंतरिक आग्नेय को समझने के लिए मैंने आपको समझाया है होम्स के सिद्धांत को, समानी तरंग सिद्धांत को, कि वहां पर समानी तरंगें उठती हैं जो कि बहुत हीट लेके आती हैं, और जो पृथ्वी के अंदर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी की विभिन्न आकृतियां होती हैं, डाइक है, बांस है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, बहुत सारी होती हैं। तो जैसे ये हीट यहां पर आता है, हीट आने के बाद इसको ये पिघला देता है, चट्टान जो जमी हुई है, और जो जमी हुई चट्टान इसको पिघलाता है तो सीधे किसमें कन्वर्ट होती है? कायांतरित चट्टान में। तो याद रखिए जो ग्रेनाइट चट्टान होती है ना, ग्रेनाइट चट्टान में जब ताप और दाब बढ़ता है तो सीधे किसमें आती है? कायांतरित चट्टान में आती है, कायांतरण में। तो दो प्रकार से इसका क्या होता है जी? कायांतरण होता है। एक तो आंतरिक आग्नेय डायरेक्ट कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट होती है, और एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करती है जो बेसाल्टिक लावा जो ऊपर होता है,
जो बेसाल्टिक लावा होता है वो पूरा प्रोसीजर को कायांतरण का आशय कायांतरण वह प्रक्रिया जिसमें समय के सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब फिर से वो घुल करके नए क्रिस्टल इकट्ठे होते हैं। वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है। कायांतरण के प्रकार कायांतरण निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं। गतिशील कायांतरण, उष्मीय कायांतरण, संपर्क कायांतरण। अच्छा, जो अभी आग्नेय कायांतरण मैंने समझाया आपको, खासकर आंतरिक आग्नेय वाला, तो वो संपर्क कायांतरण, क्योंकि ताप और दाब के संपर्क में आने के बाद है ना डायरेक्ट आग्नेय किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कायांतरण में। प्रादेशिक कायांतरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, इसलिए ताप दाब से ये भी गतिशील कायांतरण क्या होता है, जो कि एक प्रोसीजर कंप्लीट करता है। ये बेसाल्टिक लावा के अंतर्गत है। किसमें जी? बेसाल्टिक लावा, पृथ्वी के ऊपर होता है। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर है। बस एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो करा ही रहा हूं, एक बार आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं। गतिक एवं ऊष्मीय कायांतरण सेलों में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए डिफरेंस आ गया आपके सामने कि गतिक कायांतरण सेल अत्यधिक दाब और ताप, क्या बढ़ गया, दाब और दाब अत्यधिक दबाव के कारण रूपांतरण होता है। तो इस प्रकार निर्मित चट्टानों को गतिक कायांत्रिक सेल कहते हैं। और उष्मीय कायांतरण मतलब ये ताप की बात कर रहे हैं सेल, जब भूपटल में अत्यधिक उष्मा के कारण अवसादी या आग्नेय, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, अवसादी हो या आग्नेय हो के खनिजों में रवों का पुनः निर्माण होने लगे, तो यही परिवर्तन उसे तापी कायांतरण कहते हैं। मतलब ताप और दाब जो होते हैं वो रूपांतरण के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक होते हैं। समझ गया? नहीं समझे? समझ गए होगे? तुमने उस दिन हमें क्यों पागल बोला था? मैं कब बोला था? अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो वही है जहां सबका होता। वीडियो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है ना। आई लव यू और ये सब मैटर तुम्हारा चल रहा है ना। बहुत क्लास के टाइम पे ये सब आता है तुम लोगों को। आप अनसक्सेस हुए ना, जिसके लिए आज आप परेशान हैं, वो भी नहीं पास में रहेगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। अब आजकल तो बड़ी समस्याएं चल रही, न्यूज में कभी कभी देख लिया करो। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला हटा दो, जिसने जन्म दिया है उससे प्यार करो बस, बाकी पढ़ाई करो, संसार आपके सामने कदमों पे झुक जाएगा। ठीक, चलो। बेंडिंग और बेंडेड सेलें क्या होती हैं? बेंडेड और बेंडिंग कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में कणों अथवा खनिज की इस व्यवस्था को पत्थर या रेखांकन कहते हैं। पत्थर का मतलब क्या होता है? जैसे परतदार होती है चट्टानें, ये रेखांकन कहते हैं, इसमें रेखाएं नजर आती है ना। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि पहले हल्के फिर गहरे रंगों में दिखाई पड़ती हैं। समझे? इस तरह से, ऐसे 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 इस प्रकार व्यवस्थित की हल्के और गहरे रंग में दिखाई पड़ती हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं। और बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली जो सेल होती है उसे बेंडेड सेल कहते हैं। समझे? जो ये दिखाई पड़ता है यहाँ पर, इसे हम बेंडेड कहते हैं, बेंडिंग। और जो ये सेलें होती है ना, ये जो चट्टान है, इस चट्टान को बेंडेड चट्टान कहते हैं, बेंडेड। ओके, चलो आगे चलते हैं। पत्रित एवं अपत्रित सेलें क्या है, संक्षेप में समझाइए। अभी बताया हूं क्या कि जब कायांतरित सेलों में कण कुछ कुछ परत के रूप में, अभी बताया ना पत्थर क्या होता है, परत होती है, समांतर अवस्था में पाया जाता है। ये क्या है? यही तो समांतर है कि समांतर कुछ और होता है? बताओ। तो इस प्रकार की बनावट को फोलिएशन या पत्थर या रेखांकन कहते हैं। अरे भाई सब बताया हूं, कुछ ऐसा नहीं जो आप ना कर पाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको ना आता हो, सब आता है। पत्रिकण के आधार पर कायांतरित सेलों को दो वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो होता है पत्रिक सेल, जैसे पत्रिक सेलों में क्या होता है, स्लेट, शिस्ट तथा नीस। कायांतरण को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो कायांतरित चट्टान मैंने पढ़ाया है, कायांतरित चट्टान, तो वहां पर आपको ये भी मैंने बताया है कि कौन सी चट्टान किस रूप में कहां कन्वर्ट होती है। ठीक है। अपत्रित सेलें क्या होती है, जिसमें ये नहीं मिलेगा, इसके अंतर्गत क्वार्ट्ज, संगमरमर, सर्पेंटाइन आदि सेलों को सम्मिलित किया जाता है। ये रहा आपका मामला। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। और सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे, मुझे पता है। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो ये आपका जो चैप्टर है एकदम डन हो जाएगा। बुझाया? नहीं बुझा गया होगा ना। चलिए, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास होगी, चैप्टर 6 शुरू होगा, जो कि यूपीएससी के लिहाज से, ध्यान रखिएगा, सबसे मतलब जियोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहां से मेंस में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, निश्चित रूप से आता है। यहां से एक क्वेश्चन क्या आता है? निश्चित रूप से आता है, विवर्तनिक शक्तियां। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास अपनी क्या होगी, छठे चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट, विवर्तनिक शक्तियां क्या हैं, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल के रूप में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करें, आई लव यू के चक्कर में कृपया ना पड़े, है ना। अभी आपका पढ़ाई का टाइम है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए।